वो महिलाएं जो आपके घरों में बैठी हैं वो आपके बच्चों को पूजा करना सिखा रही हैं, घंटी बजाना सिखा रही हैं और काल्पनिक देवी देवताओं का सर टिकाना सिखा रही हैं। और आप यहाँ पे अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? उससे जिससे तुम्हारी बीबियां उनकी पूजा कर रही है। और मैं चाहूँ तो पूरा टाइम बैठ सकती हूँ, लेकिन सच बताऊँ निधि जी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं अकेली महिला क्या मुँह लेकर बैठूं? आप सोचते हैं कि प्राइमरी हम करें ना, तुरंत पीएचडी करके महिलाएं यहाँ आ जाएं, और जो तैयार होकर के आए उनसे तुम अनकंफर्टेबल हो, उनसे लगे कि तुम्हारी जो है मूछें नीची हो रही है क्योंकि वो तुमसे बेहतर बोल रही हैं, तुमसे बेहतर कंटेंट दे रही है, तुमसे बेहतर मुद्दे पे बोल रही है, तुमसे ज्यादा बेबाक है, निडर है, साहसी है। उस दिन मुझे पता लगा कि अरे दीदी को देखा, अरे ये तो बहुत कुछ अलग है, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं है। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। सही बात, जब घर संभाल सकते हैं तो कुर्सी भी संभाल सकते हैं। जिसने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया हो लेकिन वो देखने में गरीब सा हो, कमजोर सा हो, उसके कपड़े फटे होते हैं, ऐसे कितने मंच पर लोग बैठते हैं, मुझे बताइए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं समाज की प्रगति उस प्रगति से मापता हूँ कि महिलाओं की स्थिति उस समाज में क्या है। हम तमाम आंदोलन करते हैं, तमाम सम्मेलन करते हैं, तमाम तरीके के प्रवक्ता स्टेज पर बोलते हैं, मंचों पर आकर साझा करते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या वो बहुत कम रह जाती है। हमारे समाज में गिनी चुनी महिलाएं हैं जो हक अधिकारों की बात करती है, जो समाज के लिए बात करती हैं। एक महिला निकल कर आई राजनीति के रूप में, बहन मायावती, उनका इतना विरोध करने लगे लोग, और इसके पीछे क्या वजह है मैं निर्देश सिंह से जानूंगी। वो मुखर होकर आवाज उठाती हैं, महिलाओं के लिए बात करती हैं लगातार। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी, और सभी दर्शकों को धन्यवाद। यहाँ पर मैम न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, लेकिन महिलाओं की संख्या मैं देख रही हूँ बहुत ही गिनी चुनी महिलाएं हैं। देखिए, अभी जो आपने सवाल किया है ना, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस कार्यक्रम का। न्याय और अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन ये सारे अम्बेडकरवादी पुरुष सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, लेकिन खुद न्याय और अधिकार देना नहीं चाहते। और ये सवाल समाज के लोगों से नहीं है, ये सवाल जो है वो पुरुषवाद से हो रहा है। ये सवाल जो है उन पुरुषों से हो रहा है जो आंदोलन में हक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को वो क्यों नहीं लाना चाहते। भाई देखिए, जो जिनको हम कोसते हैं ब्राह्मणवादी, मनुवादी, उन्होंने तो कहा है कि महिला पैर की जूती है, लेकिन जिसको हमारे लोग फॉलो करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उन्होंने तो कहा है कि महिला पार्टनर है, साथी है। जब आप आंदोलन करें तो आपकी साथी कहाँ है? आप उसको घर में छोड़ करके क्या कर रहे हैं? वो महिलाएं जो आपके घरों में बैठी हैं वो आपके बच्चों को पूजा करना सिखा रही हैं, घंटी बजाना सिखा रही हैं और काल्पनिक देवी देवताओं का सर टिकाना सिखा रही हैं। और आप यहाँ पे अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? उससे जिससे तुम्हारी बीबियां उनकी पूजा कर रही है। तो यहाँ पर जो न्याय और अधिकार की लड़ाई और जो मंच लगाया गया है, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ महिलाओं को पीछे रख करके न्याय और अधिकार मांगने चले हैं। और सबसे बड़े न्याय और अधिकार के छीनने वाले ये वो लोग आज मंच से साबित कर रहे हैं कि हम मंच पे एक ही महिला नहीं बिठाएंगे। हालांकि मंच पे मुझे बार बार कहा गया कि मंच पे बैठी, मैं कार्यक्रम के आयोजक हूँ और मैं चाहूँ तो पूरा टाइम बैठ सकती हूँ, लेकिन सच बताऊँ निधि जी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं अकेली महिला क्या मुंह लेकर बैठूं? मैं क्या मुंह लेकर बैठूं कि मैं 50% महिलाओं की अकेली आबादी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ? कहाँ है बाकी 40%? कहाँ है बाकी 50? सवाल किया है कि आपको स्टेज पर मंच साझा करने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन एक सिर्फ निर्देश को क्यों? उनके पीछे हजारों संख्या कहाँ है? वो अभी उन महिलाओं को तैयार करने में असक्षम है और जो तैयार हो चुकी हैं उनको बिठाने में अनकंफर्टेबल है। दो बातें, जो अभी तैयार नहीं है उनको सोचते हैं कि अरे तुम क्या करोगी, ये तो लड़ाई पुरुषों की, चलो हम लड़ लेंगे। इसी तरह से मेरी साथी हैं सावित्री जी, ये बरेली से ही बताएंगी इस बात को कि इनकी आबिती क्या है। जब ये नहीं जानती थी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, हमसे नहीं मिली थी, तब यही कहती थी कि डॉक्टर अम्बेडकर तो पुरुषों के वो हैं, ये कोई नेता या मानने वाले, हमारा क्या लेना देना भाई, कार्यक्रम में हम क्यों जाएंगे। ये बाद में पता चला महिलाओं को कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब कार्यक्रमों में जाए, जब कार्यक्रमों में सुना कि इतना कुछ करके गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर, आज उनको मानने वाले लोग महिलाओं को पीछे छोड़ करके डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंदर से ईमानदारी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज का हर पुरुष जागरूक तो होना चाहता है, आंदोलन भी करना चाहता है, लेकिन वो ज्योतिबा फूले नहीं बनना चाहता, वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनना चाहता कि महिलाओं को वो आगे करे। डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोवर भी मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को तो माने, और डॉक्टर अम्बेडकर का विचार यही था कि महिलाओं को समानता का हक देना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए हिंदू कोड बिल का निर्माण किया, हिंदू कोड बिल लिखा। हिंदू कोड बिल लिखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब वो विधान संसद में लागू नहीं किया गया, उसका कानून नहीं बना,
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आहत होकर के अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये लोग मंच की कुर्सी पे ऐसे चिपक गए फेविकोल लगा करके, कुर्सी छोड़ करके दूसरी महिला को बिठा नहीं सकते, जबकि ये मंच हमेशा सदा नहीं बना रहेगा। आज शाम को उखड़ जाएगा। ऐसे मतलब 1 घंटे 4 घंटे 10 घंटे के मंच पर भी 10 मिनट या आधे दिन का सेशन में कि चलो भाई आधे दिन का सेशन पुरुष बैठ जाएंगे, आधे दिन के सेशन में महिलाओं को बिठा दो, चाहे वो महिलाएं कुछ भी ना बोलना जानती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ उनकी हिम्मत तो बढ़ाओ। हमने कैसी की इतनी महिलाओं को जिन्होंने कभी बेलन के अलावा कुछ चलाया ही नहीं था, रोटियां सेकती तो उनके हाथों माइक थमाया। जब माइक थमाया तो उन्होंने बोला, और उन्होंने ये बात मन से बोली कि हमने तो आज तक हमारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, चाहे गलत बोलूं, लेकिन हंसना मत भाइयों। अब वो अच्छी वक्ता हो गई है, तो आप जब सिखाना नहीं चाह रहे हैं तो आप सोचते हैं कि प्राइमरी हम करें ना, तुरंत PhD करके महिलाएं यहाँ आ जाएं, और जो तैयार होकर के आए उनसे तुम अनकंफर्टेबल हो, उनसे लगे कि तुम्हारी जो है मूछें नीची हो रही है, क्योंकि वो तुमसे बेहतर बोल रही हैं, तुमसे बेहतर कंटेंट दे रही है, तुमसे बेहतर मुद्दे पर बोल रही है, तुमसे ज्यादा बेबाक है, निडर है, साहसी है, तो तुम वहाँ पे अनकंफर्टेबल होने लगते हो। तो अभी हमारे अम्बेडकर वादियों में एक ज्यादा सुधार की जरूरत है कि आप अपनी महिलाओं को साथ लेकर आइए, उनको सिखाइए भाई, क्योंकि 50% आबादी को आप पीछे रख करके आप इतनी बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकते। किन किन मुद्दों को आज आप स्टेज पे जाकर साझा करेंगी? आप गांव-गांव घूमती हैं, शहर शहर घूमती हैं, देश की राजधानी में किन मुद्दों पर आप गौर करेंगी लोगों का, जहाँ तमाम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, EWS कोटे की बात करें, आप क्या ऐसा बोलेंगी जिससे लोग आपको सुनेंगे? तमाम महिलाओं की आप बात करिए, महिलाओं के लिए क्या बोलने जा रही हैं? देखिए, सब लोग अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, न्याय की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अधिकार और न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं महिलाएं, जैसे कहते हैं ना कि भूस में सुई की तरह खोई हुई है, तो महिलाओं की बात जो है ना उसमें भूस में सुई की तरह खोई हुई है। उसे कोई ढूंढना नहीं चाहता, उसे कोई बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुद्दा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है इसका, वो तो रोटी बनाने के लिए है, वो तो घर में बच्चे खिलाने के लिए है, बच्चे पैदा करने के लिए है, या घर में जब हम थक के जाएं तो हमें चाय बनाकर पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए है। इनकी सोच में आज भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है। भले ही अम्बेडकरवाद का आवरण ओढ़कर चल रहे हैं, लेकिन अभी अम्बेडकरवादी बनने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इनके जमीर को जगह जगह इन्हें सच्चा अम्बेडकरवादी बना ही दूंगी। या आप जैसी जो निर्देश सिंह लगातार मुखर होकर आवाज उठाती है, महिलाओं के लिए खासकर जमीनी स्तर पर काम करती हैं। महिलाओं को इसलिए कमजोर तबका समझा जाता है क्योंकि वो घर से लेके उनकी कपड़े प्रेस करने से लेके उनको तमाम वो जरूरत पूरी करती है, उनको धर्म इज्जत के नाम पर कमजोर बना के घर की 4 दीवारी में रख। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं बरेली से आई हूँ। आप क्यों आई हैं? आप तो घर की इज्जत है, घर में रहना चाहिए आप। नहीं, हम समाज की इज्जत है, घर की इज्जत नहीं है, समाज की इज्जत। क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं पता था। दीदी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस दिन दीदी को मैंने पहली बार देखा उसी दिन से मेरी आंखें कान नाक सब खुल गए। मैं इतना मतलब जागरूक हो गई हूँ कि मैं अब दीदी के अलावा मतलब किसी को मतलब मानती नहीं है, ना जानती। कोई पूजा पाठ नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप भगवान को नाराज करिए, स्वर्ग कैसे जाएंगी आप? भगवान है ही नहीं जो उनको नाराज करेंगे। मोदी जी तो दिन रात डंका बजा रहे हैं, भगवान की आराधना करनी चाहिए। मोदी जी बजाने तो वो, उनको इतनी अकल नहीं है, वो जानते नहीं, हम जानते हैं। हम जो चीज समझ गए हैं वो समझ नहीं पाए हैं, उस चीज को हम समझ गए हैं। और जिस दिन से मैं समझ गया उस दिन से हम जो है, पहले आप हिंदू थी? हिंदू थे, हाँ। जिस दिन से दीदी ने हमें समझा, मैं जो सोचता, आप कैसा लगता है आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, कर्म कांड भी छोड़ दिया होगा मेरे हिसाब से? बिल्कुल कतई बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक कैसा लगता है आपको, क्या क्या बदलाव आपने देखा? पहले मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता क्या करूँ, कौन सी पूजा करूँ, तो मैं कौन से इन देवी को मनाऊँ तो जरूर उठ जाएंगे, इनको मनाए तो जरूर उठ जाएंगे। परेशान होते, टेंशन रहती थी, पता नहीं आज मैं जब परेशानी हो गई तो ये रूठ गई होगी, जब परेशानी तो वो रूठ गई। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, बहुत खुश रहती हूँ। देखिए, महिलाएं जब जागरूक होंगी तो सवाल करेंगी। हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, 100% जागरूक हूँ। अब बहुत लोगों को जगा चुकी हूँ, मैं जगाती हूँ, जो है मैं मेरे घर में सब जागरूक है, बिल्कुल दीदी की वजह से। मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे तो सोच बाद में उस दिन मुझे पता लगा कि अरे दीदी को देखा, अरे ये तो बहुत कुछ अलग है, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं है। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। आप कहाँ से आई हैं मैम? हम इन्हीं के साथ में बरेली से ही आए हैं। आप क्यों आई हैं? आप सहेली का साथ देने आई हैं कि सचमुच आप? हम यहीं आए हैं सचमुच। समाज का साथ देने आई हैं? जी। क्या करेंगी समाज का साथ देके? घर में रहिए अपना आराम से, बाल बच्चे पालिए। घर में तो रहना ही नहीं है। बाल बच्चे पालिए आराम से। बच्चे तो पल ही रहे हैं। हाँ। दुनिया तो कह रही है महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो राजनीति में जाएंगी, उनसे कुर्सी संभाली नहीं जाएगी। क्यों नहीं संभाली जाएगी? देखो सही बात, जब घर संभाल सकते हैं तो कुर्सी भी संभाल सकते हैं। समाज को भी संभाल सकते हैं। देखिए,
हाँ मैम, कैसे देखती हैं आप महिलाओं की दशा? बहुजन समाज की महिलाओं की दशा की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक की स्थिति में। देखिए, एक जानवर होता है ना जिसको बुग्गी में जोड़कर ले जाते हैं, वो खेत में जाता है और चारा लेकर आता है बुग्गी में, और घर लाकर जब डाल देता है तो उसके बाद क्या, उसको खाना चारा डालते हैं और वो आराम से सो जाता है। लेकिन जब वही चारा लेकर के वो महिला खेत से वापस घर आती है तो वो सोती नहीं है खाकर, वो काम करती है पहले। तो आप सोचो कि एक जानवर भी आकर के खाता और आराम करता है। आप इतने लंबे अरसे से समाज का काम कर रही हैं, कभी हताश निराश होती होंगी? किन मुद्दों से आपको लगता है कि ये बदलाव होना चाहिए? देखिए, जब ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग जब भेदभाव करते हैं ना, तब इतना दुख नहीं होता, लेकिन दुख तब होता है जब अम्बेडकरवादी लोग बात अम्बेडकरवाद की करते हैं, अम्बेडकरवाद के लड़ाई की बात करते हैं, न्याय की लड़ाई की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो समानता की बात करते हैं, किनसे, उनसे, लेकिन अपने नीचे दबा करके जो रखा हुआ है ना, उसको छोड़ने की बात नहीं करते। मतलब जिसके चंगुल में खुद फंसे हुए उससे तो खूब चिल्ला रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई, हमें ये दो, हमें वो दो, लेकिन जिसका सब कुछ कब्जा करके दबोचा है ना, उस महिला के लिए कभी नहीं कहते कि भाई इसको भी पैरों से कहीं आज़ादी दे दो। वो चार दीवारों से झांकना ही नहीं चाहती है, और वो उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ काम भी नहीं है, बाहर हम संभाल लेंगे सब कुछ। आज आप बहुत अच्छी खासी संख्या में महिलाओं को लेकर आई हैं, उन महिलाओं के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा बैकग्राउंड है, कहाँ से आई हैं वो? मेरे साथ जितनी भी महिलाएं आज आई हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित है, लेकिन ज़्यादा संख्या में वो महिलाएं हैं जो बेचारी बेहद गरीब हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से बिल्कुल टूटी हुई हैं। या तो वो कहीं ना कहीं खेतों में काम करती हैं या मजदूरी करती हैं, या उनके खुद के जो खेत हैं वो भी किसी न किसी के कब्जे में हैं या गिरवी रखे हुए, वो दूसरों की मतलब बंधुआ मजदूर टाइप से दूसरों खेतों में काम करती हैं। तो ऐसी ऐसी महिलाएं जो आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए समझ रही हैं कि हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की शिक्षा की लड़ाई है, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो आगे नौकरियों की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, वो महिलाएं सारी यहाँ आकर के एकजुट हुई हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि महिला कमजोर हो, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। उनके लिए ये इतना बड़ा सबक है कि आप जिन महिलाओं को कहते हो ना कि ये किसी काम की नहीं है, ये तो केवल घर में काम कर सकती है, बाहर कहीं कुछ नहीं कर सकती, तो आज वही महिलाएं, अगर आप उनको मौका देते हो तो जब ये कुर्सियां भर सकती है तो मंच भी संभाल सकती हैं। मुझे लगता है कि जब तक इन मंचों पे मेरा जाना, तब तक क्या कहते हैं, न्याय प्रिय नहीं होगा, जब तक इन मंचों में 50% महिलाओं की आबादी नहीं है। आपके शब्दों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। गुस्सा इसलिए है, कितनी बेटियां, कितनी महिलाएं जगह जगह पूरे देश में काम कर रही हैं, रिस्क ले रही हैं, गालियां खाती हैं। आपको भी जब लिखा है, बोला है, तो आपको भी की भावना आहत करती है। निधि हमेशा तीखे सवाल करती हैं, मुझे भी किस किस तरह की गालियां आती हैं, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, किस किस तरह से जातिगत भी बोलते हैं, हम सब पी जाते हैं। और उसके बावजूद भी हम जैसे जब और लोग कर रहे हैं तो हमें लगता है वो भी कहीं ना कहीं झेल रहे होंगे। अगर आप उनको नहीं बुला सकते, अगर आपकी नज़र में केवल एमपीओ की इज्जत है, एमएलओ की इज्जत है, और अगर आपकी नज़र में केवल मंत्रियों की इज्जत है, तो फिर आम जनता की लड़ाई कहाँ है? इस मंच पर मुझे बताइए एक भी ऐसा आम व्यक्ति जिसने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन वो देखने में गरीब सा हो, कमजोर सा हो, उसके कपड़े फटे हो, तो ऐसे कितने मंच पर लोग बैठते हैं? मुझे बताइए। नहीं बिठाएंगे, क्योंकि उसकी योग्यता वो उसके कपड़ों से आंकते हैं। उसके कपड़ों में जितनी ज्यादा चमक होगी, उसका इतना बड़ा सम्मान होगा। तो मेरी नजर में वो व्यक्ति ज्यादा सम्मानित, अगर बात एमपी एमएलओ की भी है, तो मेरी नजर में वो एमपी ज्यादा सम्मानित है जो जनरल सीट से जीत करके एमपी बना, और वो नहीं जो कि रिजर्व सीट से गया है, वो इसका हकदार नहीं है, क्योंकि वो तो आरक्षण की सीट से गया है। और तब तो हकदार बिल्कुल नहीं है जब वो समाज का काम नहीं करता है। अगर उसके समाज का काम उसने छोड़ दिया, एमपी की सीट अगर वो गया, एमएलए की सीट पर गया, लेकिन उसने ना उस समाज की बात रखी, ना उस समाज के लिए कोई काम किया, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह से इस समाज में सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। आखिरी मैसेज महिलाओं को क्या देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही मैसेज दूंगी कि पुरुष आपको आपकी लड़ाई लड़कर नहीं देंगे, कोई भी थाली में सजा के नहीं देता। जिस पुरुष को आरामदायक घर मिल रहा है, आरामदायक बिछा बिछाया बिस्तर मिल रहा है, कपड़े प्रेस किए हुए मिल रहे हैं, धुले हुए मिल रहे हैं, घर में बच्चों की केयर मिल रही है, सुबह से शाम तक का 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तो वो आपको फ्री की जो काम करने वाली उसको क्यों कहेगा बगल की कुर्सी में जाकर के बैठे? वो भी भाषण दे, वो भी आगे बढ़े, वो भी मजबूत बने, क्योंकि जब वो भी थक जाएगी तो वो कहेगी मैं भी तो बाहर से इतना ही थक कर आई हूँ, आप भी काम करिए। तो इस तरह से वो महिलाओं की बराबरी कभी नहीं देंगे। महिलाएं, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको हो सकता है घर से भी ताने सुनने मिले, लोग आपको कहें कि ऐसी हो वैसी हो, चरित्र पे भी उंगलियां उठाएं, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए ना हिम्मत इतनी मजबूत रखना
चाहे जो भी कहे दुनिया, आपको आगे आना है। ये मंच आपका इंतजार कर रहे हैं, ये समाज आपका इंतजार कर रहा है और ये देश आपका इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, घर की चार दीवारी है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया की आजादी है, पूरी दुनिया है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बाहर निकल करके देखो, अपने अधिकारों को जानो, इन मंचों पर आकर कब्जा करो। अगर तुम्हारी बात कोई नहीं बोल रहा है, कहीं जरूरत है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देश की 50% महिलाओं से मैं आह्वान करती हूँ कि आप अकेली नहीं है, मैं साथ हूँ, हर मुद्दे पर हम उठाएंगे। और हो सकता है अभी 3 जनवरी को हम लोग जंतर मंतर पर माता सावित्रीबाई फुले का जयंती का अवसर जो है वो बहुत बड़ा मनाएंगे, उसको हम अच्छे से सारी महिलाएं मिलकर। मतलब जो सावित्रीबाई फुले जयंती पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसको साझा सिर्फ महिलाएं करेंगी, उस मंच पर होंगी ही महिलाएं सिर्फ, हाँ उस मंच पर सिर्फ महिलाएं होंगी और पुरुषों को भी इनवाइट किया जाएगा साथ सम्मान। फिर हम देखते हैं कि पुरुष अपना घमंड छोड़ करके कितने आते हैं, क्योंकि हम तो अपनी ईगो छोड़ करके पुरुषों के मंच पर आराम से आते हैं। मैं तो मंच पर मेरे लिए जगह है, सीट रिजर्व, उसके बाद भी मैं नीचे बैठ रही हूँ, पब्लिक में हूँ, अपने आम लोगों के बीच में हूँ। मैं देखती हूँ कि कितने पुरुष ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी का घमंड या ईगो छोड़ करके या उसको नीचे करके महिलाओं के कार्यक्रम में आकर के बैठते हैं। ऐसा हुआ है, हमने मुरादाबाद में बड़े बड़े सम्मेलन किए, 2-2, 3-3 हजार महिलाओं के, सारे मंच महिलाओं के सजाए जाते थे, पुरुष नीचे बैठा करते थे और सम्मान भी करते थे, सहयोग भी करते थे। अब देखते हैं दिल्ली के लोग कितना सहयोग करेंगे, दिल्ली में शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू दीदी। ये थी निर्देश सिंह, इन्होंने अपनी बात में एक लाइन बोली कि महिलाओं को जो है वो घर की चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पे इन द सेंस समाज में आके अपने हक अधिकारों के लिए जो जगह कब्जाई हुई है मनुवादी लोगों ने, पुरुषवाद के चादर से जो हमारी दायरे को ढका हुआ है उसको ग्रैब करना पड़ेगा और अपनी हकदारी वाकई में लेनी पड़ेगी। कोई हमें थाली में सजाकर हमारे हक अधिकार नहीं देगा, अपने हक अधिकारों के लिए हमें खुद ही बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और अपनी तमाम ऐसी महिलाओं की आवाज़ बनना पड़ेगा। हमारी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और महिलाएं खासकर ये वीडियो अगर देख रही हैं तो आगे इसको फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।